हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे साइंस में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास होगी। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके जो हम धातु, अधातु और जो उपधातुएँ होती हैं उनके यौगिक यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इससे पिछला लेक्चर आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको धातुओं के बारे में बताया कि धातुएं क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं क्या हैं, क्षारीय मृदा धातुएं क्या कहलाती हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पर कौन से तत्व स्थित हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इनके यौगिक से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज से ही हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वर्ग 2 के स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा धातु अधातुओं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज का फ़र्क होता है सिर्फ यहाँ पर। यदि आप अच्छे से चीज़ों को समझ करके थ्योरी को पढ़ते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, बस बशर्ते आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सोडियम धातु के बारे में पढ़ा हुआ था कि सोडियम धातु का जो निष्कर्षण है वो किस विधि से किया जाता है, सोडियम धातु जो है वो किस ब्लॉक में है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम के जो गुण हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको सोडियम के यौगिक बताए। ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहलाता है, सोडियम के बाद जो कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, इसके बाद आपका जो सोडियम सल्फेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, ये इसके जो यौगिक होते हैं वो आपको करवा दिए। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो कुछ सारी धातुएं हमें नहीं करनी, सबके हमें यौगिक नहीं पढ़ने, केवल जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका सोडियम हो गया, इसके बाद पोटेशियम बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट धातुएं हैं उनके यौगिक पढ़ेंगे, उनका उपयोग पूछा जाता है। ठीक है, और इनके जो जब आपका एक टॉपिक दिया है केमिस्ट्री में सूत्र एवं संकेत, तो आपके कई सूत्र तो यहीं से क्लियर, और यही सूत्र पूछते। जैसे आपसे कह दिया जिप्सम का सूत्र क्या है, जैसे आपसे कह दिया यूरिया का सूत्र क्या है, नाइट्रोलियम क्या कहलाता है। तो यहाँ से जब आप यौगिक पढ़ रखे होंगे आपने, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें जो कुछ धातु के बाद अधातुएँ आती हैं, तो अधातुओं के बारे में हमने आपको इससे पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो केमिस्ट्री के अभी तक हमारे 26 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपके पूरे के पूरे पात्रता परीक्षा के सिलेबस को फॉलो किया गया है। उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है पदार्थ। पदार्थ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और पदार्थ से ही आपका पूरा जो है यहाँ पर, जैसे आप पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, तो एक तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण और एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस पढ़ते हैं। अब देखिए जो ठोस है, द्रव है या गैस है, ये क्या कहलाती है आपको बताया। इसके बाद जैसे हमने आज का प्रैक्टिस सेट लगाया, तो उसमें जो आपका क्वथनांक है, गलनांक है, संघनन है या फिर आपका हेमांक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी विधियाँ जो पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ हैं आपको ये करवा दी हैं। इसके बाद जो पदार्थ है वो किससे बना है, परमाणु से। तो परमाणु की संरचना आपको बताई कि परमाणु की संरचना के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, कोष क्या कहलाते हैं, सब कोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे जाते हैं। इसके बाद परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, समस्थानिक क्या है, सम भारिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका जो आवर्त सारणी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर के हर एक चीज़ बता रखी है। ठीक है, तो उसी का जो है अभी हमारा सेशन चल रहा है। ये सब के सब जो टॉपिक अभी हमारे चल रहे हैं ये आवर्त सारणी से ही संबंधित हैं, क्योंकि जो आपके 118 तत्व वर्तमान में हम मोजले की आधुनिक सारणी में पढ़ते हैं, तो उन 118 तत्वों को देखो, वैसे तो प्राकृतिक और संश्लेषित तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 98 हैं वो आपके प्राकृतिक हैं और बाकी के जो बचे हैं वो आपके संश्लेषित हैं। लेकिन इनको यदि हम 118 तत्वों को आपके धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं, तो फिर आपको ये धातुएँ कहाँ पर व्यवस्थित हैं, उपधातुएँ कहाँ पर हैं और आपकी अधातुएँ कहाँ स्थित हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सोडियम धातु बहुत अच्छे से आपको कवर करवा दी है। अब आज के सेशन में हम देखेंगे दूसरी धातु जो है आपकी मैग्नीशियम, और ये इम्पोर्टेंट है, इस कारण से इनके यौगिक भी ज़रूरी हैं पढ़ना, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए
सबसे पहले तो आपको कई बार कह चुके हैं कि शुरू के जो 30 या आपको 40 भी यदि हो जाते हैं तत्वों के नाम और इनके परमाणु क्रमांक बिल्कुल रट लेना, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो आप जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं उनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आपका वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, कौन से कहाँ पर तत्व स्थित हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, इसका परमाणु क्रमांक है आपका 12। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वह मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम झरने में, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये मैग्नीशियम के क्या हैं, यौगिक हैं। ठीक है, आपको यौगिक भी बता चुके हैं क्या कहलाते, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक, अब देखिए पौधों को हरा रंग देने वाला जो कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफिल, पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा आपका जो है तत्व उपस्थित है या कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है आपकी मैग्नीशियम। इन क्वेश्चनों पर आप स्टार लगा करके रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और यदि आपको इनका करेक्ट आंसर पता है तो सही है, वरना फिर गलत ही होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता, तो आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क हैं लगभग 25 प्लस अयस्क करवाए हुए हैं कि कौन सी जो धातु है या कौन से तत्व का अयस्क कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से अयस्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम का निष्कर्षण जो है मुख्य रूप से कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। अब मैग्नीशियम के भौतिक गुण देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है वह चांदी की तरह उजली और चमकीली धातु है। तो वैसे तो हमने जो धातु के गुण पढ़े हुए थे सभी धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कौन सी सबसे अधिक चमकीली है, इनका घटता बढ़ता क्रम पूछ लेता है। तो मैग्नीशियम भी चांदी की तरह चमकीली है, लेकिन चांदी जितनी नहीं, थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम है यह भी मुलायम है। तो एक अभी हमने आज के प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था पोटेशियम के बारे में कि जो पोटेशियम है उसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। एक ऑप्शन दिया था कि पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है, तो जो गलत हमसे पूछा गया था। तो याद रखना कौन सी जो आपकी धातु है उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, कौन सी मुलायम होती, किसको चाकू से काट सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज से खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो मैग्नीशियम भी कैसी है, मुलायम है, नम्य और प्रतन्य धातु है, अतः इसे आसानी से तार या फीते के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रतन्य कह दें या तन्य, जो एक धातु का गुण होता है जिससे पतले तार खींच करके बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तन्यता है ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आती जाएगी। अब देखिए मैग्नीशियम के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो जो मैग्नीशियम धातु है इसके उपयोग एक तो फ्लैश लाइट, रिबन बनाने में, दूसरा फोटोग्राफी और आतिशबाजी में इसका यूज होता है, और जो ग्रेगनार्ड प्रतिकारक बनाने में और मिश्र धातुओं के निर्माण में इनका उपयोग होता है। तो एक तो आप क्वेश्चन मान करके चलना अयस्क से पूछा जाएगा किसका अयस्क कौन सा है, और एक आपका मिश्र धातु जो होती हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता तो होता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बस हम उन टॉपिक्स को थोड़ा समझ नहीं पाते और आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको केवल मेन सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम के यौगिक। तो मैग्नीशियम के जो यौगिक हैं सबसे पहले देखिए मैग्नीशिया ये एक यौगिक है। अब आप कहेंगे ये यौगिक क्या है, तो जैसे यहाँ मैग्नीशियम हम कह रहे हैं तो ये तो एक तत्व है। तो तत्व आपको पता है इसे किसी ना भौतिक विधि से ना रासायनिक विधि से हम बना सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं और ना ही इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं निश्चित अनुपात में, निश्चित मात्रा में, तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नीशिया जैसे दिया गया, तो इसमें मैग्नीशियम एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन एक हो गया। तो इसमें मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, एक है, और ऑक्सीजन का कितना, एक। तो ये अनुपात भी निश्चित है, तो ये मिलकर के क्या बन गया, यौगिक। तो इसी को हम कहेंगे मैग्नीशियम के यौगिक। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ 3 तत्व मिले हुए हैं, एक तो मैग्नीशियम है। ये जरूरी नहीं कि केवल 2 ही तत्व से यौगिक बनेगा, कई तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, बस उनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। और मिश्रण में फिर क्या होता है, तो जो मिश्रण होता है, जो आपका मिक्सर होता है, उसमें कई तत्व हो सकते हैं और भी कई कण हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं रहता, उनकी मात्रा अनिश्चित होती है, तो वो मिश्रण होता है। तो ये सब क्या है, मैग्नीशियम के यौगिक हैं। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशिया। तो कभी कभी डायरेक्ट सूत्र पूछता है मैग्नीशिया का सूत्र क्या है।
ठीक है। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको ही मैग्नीशिया कहा जाता है और यह प्रतिदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करता है। तो एक गुण भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहीं भी OH जुड़ जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड को प्रदर्शित करता है, और मैग्नीशियम है तो क्या हो गया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, तो ये श्वेत रंग का पदार्थ है जो जल में अत्यंत अल्प घुलनशील है, मतलब ये जल में नहीं घुलता है ज़्यादा मात्रा में। यह एक क्षार है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछली बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो MgO। अब जिसको पता होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो उसने आसानी से इसका आंसर दे दिया होगा। अब इसका जो उपयोग है वो कहाँ होता है, तो दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में होता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यानी SO4, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होगा, तो कपास उद्योग और साबुन एवं पेंट उद्योगों में। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग दस्तावर के रूप में भी होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब CO3 हो जाएगा, MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रकृति में मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये इसके अयस्क हैं जो आपको याद रखना है। इसका उपयोग कहाँ होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो छपाई जो होती है उसकी स्याही बनाने में। दंत मंजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेहरे पर लगाने वाले पाउडर, इनको बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनाइट का उपयोग होता है। मैग्नीशियम जो है वो एल्वा की तरह है, यह दवा के रूप में उपयोग होता है। पेट की अम्लीयता दूर करने में भी यह काम आता है। तो ये जो आपके मैग्नीशियम के आपके कुछ इम्पोर्टेंट यौगिक हैं, याद रखिएगा। वैसे और भी यौगिक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मुख्य रूप से याद रखने हैं। मैग्नीशिया MgO प्रतिदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH जोड़ दिया हाइड्रोक्साइड। आपको ये कुछ वर्ड याद रखने हैं। OH जुड़ा है तो वो हाइड्रोक्साइड हो गया, SO4 जुड़ा है वो सल्फेट हो गया, CO जुड़ा है वो कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैग्नीशियम के ऑक्साइड। अगला जो है आपका धातु देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है आपका 13। ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। प्रकृति में एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं, जैसे बॉक्साइड, कोरंडम, डायस्पोर, फेल्सपार, क्रायोलाइट, जो ये धातुओं के यौगिक पढ़ रहे हैं, इनके अयस्क भी आपको याद रखने हैं। इन्हीं धातुओं से आपका अयस्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक यदि पाया जाने वाला कोई तत्व है तो वो एल्यूमिनियम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है, तो बॉक्साइड अयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम भी आप याद रखेंगे, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। यही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ये तो खूब पूछा जा चुका है, ठीक है। यदि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इनको बनाना होगा तो ये पूछ सकता है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। अब इसके भौतिक गुण देखिए, यह चांदी के समान चमकीली धातु है, ऊष्मा विद्युत की सुचालक है। तो धातुओं में कोई भी धातु आपसे पूछ ले तो वो आपको बता देना कि वो चमकीली होती है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं आघातवर्धनीय होती, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, घनत्व इनका अधिक होता है, ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके उपयोग देखिए, एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्र धातुएं, एल्यूमिनियम से मिश्र धातुएं बनेंगी। ये वायुयान, मोटर आदि में उपयोगी होती हैं बनाने में। एल्यूमिनियम घरेलू बर्तन बनाने, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो घरेलू बर्तन बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, एल्यूमिनियम का। और जो आपके बिजली के तार होते हैं उनमें विद्युत संचालन में भी ये प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो पत्तलें होती हैं, इसके बाद मिठाई के ऊपर जो परत, सिगरेट आदि को लपेटने के काम भी आती है, ठीक है। अब देखिए इसके यौगिक, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, Cl मतलब क्लोराइड, 3 जोड़ना है इसमें, AlCl3। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में फ्रेंटल क्रॉफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर होता है। पेट्रोलियम के भंजन में अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज होता है। फिर दिया है एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना क्या है, तो Al2O3, इस तरीके से लिखा जाएगा ये Al2O3, ठीक है। यह प्रकृति में कोरंडम, बॉक्साइड, नीलम, ये आपसे पूछ सकता है ये आपके किसके अयस्क हैं, तो हैं तो एल्यूमिनियम के। अब जो एल्यूमिना है यह प्रकृति में कोरंडम,
बॉक्साइड, नीलम आदि के रूपों में पाया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रत्न बनाने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है, कृत्रिम रत्न बनाने में किस आपके जो है धातु का यूज किया जाता है, तो वो है आपकी यौगिक है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है पोटास एलम। पोटास एलम का सूत्र बहुत जटिल है थोड़ा सा, इसका नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र है K2SO4 इंटू Al2, फिर है आपका SO4 3 इंटू 24H2O। जल के कितने अणु हैं? 24। फिटकरी इसी को कहते हैं और ये आपको याद रखना है सूत्र। फिटकरी का सूत्र डायरेक्ट पूछ लेता है, तो क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24H2O। यह एक द्विक लवण है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने में किया जाता है, कागज और चमड़ा उद्योगों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जल को मृदु बनाने में। तो ये सभी उपयोग इसके इम्पोर्टेंट। पोटास एलम पर आप स्टार लगाइए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एल्यूमिनियम धातु। अब हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम जो हमारे दांतों हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, वो आपका कौन सा तत्व है? कैल्शियम ही तो है। तो देखिए परमाणु क्रमांक है इसका 20। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं है, इसके यौगिक मिलते हैं, ठीक है। तो किस रूप में? तो कार्बोनेट सल्फेट के रूप में, फास्फेट, सिलिकेट आदि रूप में मिलता है। इसके भौतिक गुण देखिए, कैल्शियम भी चांदी की तरह चमकदार है। अन्य धातुओं की अपेक्षा ये मुलायम होती है, परंतु शीशे से कड़ी होती है। इसके उपयोग देखिए, एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में इसका यूज होता है। इसके यौगिक देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपने खूब पढ़ा होगा कि बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो जो कैल्शियम ऑक्साइड ओ जुड़ा है, ठीक है, OH जुड़ जाता तो वो हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ O जुड़ा है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विक लाइम, यदि आपसे पूछ लेगा क्विक लाइम का सूत्र बताइए, तो 90% अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा याद रखना, ठीक है। यह उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है, दुर्गलनीय पदार्थ है, जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। तो जल के साथ जब क्रिया करेगा, CaO जल के साथ क्रिया करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो शुष्क कारक के रूप में, निर्माण कार्यों में गारे के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे कहेंगे बुझा हुआ चूना। कली चूना की प्रतिक्रिया जल से कराने पर क्या होता? जो कली चूना हम पढ़ के आए CaO मतलब बिना बुझा हुआ जो चूना, उसकी क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो ये प्राप्त होता है, ठीक है। यह एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत कम घुलनशील होता है। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो अभी आगे आप देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का? तो कोल गैस को शुद्ध करने में, सीसा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कास्टिक सोडा, गारा, सीमेंट आदि बनाने और मकानों में सफ़ेदी करने में ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इम्पोर्टेंट है। फिर है ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। ब्रंजक चूर्ण क्या है? तो CaOCl2। औद्योगिक पैमानों पर ब्रंजक चूर्ण का उपयोग उत्पादन हेसन क्लेवर विधि, इम्पोर्टेंट विधि है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यह ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है और इससे क्लोरीन के जैसी गंध आती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कागज और कपड़ों के ब्रंजन में। यह कीटाणुनाशक की तरह भी काम में लाया जाता है। इसका उपयोग जल को संक्रमण रहित बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र बनता है, आपसे पूछ सकता है। तो सूत्र, कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहा जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। यह एक श्वेत रवादार ठोस है। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में इम्पोर्टेंट है जिप्सम। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र इम्पोर्टेंट है आपका
तो 2CaSO4 प्लस इंटू H2O। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो शल्य क्रिया में जो पट्टियाँ बांधी जाती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। मूर्तियाँ और मूर्तियों के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर आ गया आपका नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम को कैल्शियम साइनेमाइड भी कहा जाता है, उपयोग खाद्य के रूप में होता है। और कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कैल्शियम के यौगिक। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट और धातुएं बची हुई हैं एक दो, उनके यौगिक भी हम करेंगे। फिर अधातुएं और आपके जो उपधातुएं हैं वो भी आपको करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करिए, और यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपके जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बायोलॉजी के, आप उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पर आपका एक बार दोबारा से आपकी थ्योरी कवर होगी, क्योंकि क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरा एनालिसिस आपको करवाते हैं। इसके साथ ही साथ में आपकी फ़िज़िक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं, तो वो भी आपकी लगभग 2 क्लासें अभी हुई हैं उसकी, तो उसको भी हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल ही रही हैं, और आपकी अलग अलग तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है। MP वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी, MP वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की 65 प्लस क्लासें हो गई हैं थ्योरी वाली, इनको आप देख सकते हैं। और इसी जो 65 प्लस थ्योरी वाली क्लासेस बायोलॉजी की हुई हैं, इन्हीं के हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो लगभग उसके 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उसमें हमने आपके जैसे थ्योरी कराई थी, सबसे पहले कोशिका वाला टॉपिक सजीव जगत, फिर आपका जो है ऊतक कराया था, फिर आपका 5 जगत वर्गीकरण करवाया। तो उसी में क्रमबद्ध तरीके से पहले जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसमें बेसिक जानकारी आपको बताते हैं कि किस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो बढ़ते हुए क्रम में आपके डाटा के अनुसार क्वेश्चंस करवाते जाते हैं। ठीक है, और आपके बीच बीच में अब हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी कवर करवाने का प्रयास करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके पास जो भी बुक्स है, ठीक है, उससे भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चनों को ढूंढने का प्रयास करिए। अदर टेट के भी आप अपने मतलब जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे तरीके से हो पाएगी, और जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो अब कंटिन्यू तरीके से होने लगी हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम्स है वो अगस्त में होगा। आपका जो है यहाँ पर आपकी जो एजेंसी है वो शायद दूसरी एजेंसी आपकी कोई भी एजेंसी आपकी परीक्षा ले, बस आपको तो तैयारी अपने हिसाब से कंप्लीट रखनी है। ठीक है, तो यदि आपका कहीं पर भी सेशंस में डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।